तीन मूर्तियाँ। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर और सारे मंत्री हाल ही में हुए युद्ध की नुकसान की चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह चिंतित हो बोले, भले ही हमने पिछली जंग जीत ली है, पर इससे हमें भारी नुकसान हुआ है। राज्य का खजाना तो खत्म हुआ है, पर उससे भी ज्यादा दुख सिपाहियों के खोने का है। सही कहा महाराज, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आगे से हम युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाएं। सही कहा बिरबल, हम इस पर जरूर सोचेंगे। और तभी एक सिपाही कड़क सिंह आया चीखते हुए सभा में दौड़ा चला आया। ये किसके नाम का हल्ला मचा रखा है तुमने? महाराज, कड़क सिंह दुश्मन राज्य का एक बहुत ही बलवान और अक्लमंद मंत्री है। आज तक उनके नेतृत्व में उनका राज्य एक भी युद्ध नहीं हारा। हाँ, तो वो हमसे क्या लेने आए हैं? और तभी एक आवाज आई, नहीं लेने आया हूँ एक मौका आपको अपने राज्य को बचाने का। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? जानता हूँ महाराज, मैं इस वक्त एक ऐसे राज्य के बादशाह से बात कर रहा हूँ जो पिछले युद्ध में बहुत नुकसान सह चुके हैं और एक और युद्ध का बोझ वो हरगिज नहीं उठा सकते। तुम साफ साफ अपनी बात रखोगे तो सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल राजा बिरबल, जैसे कि आप जानते हैं, एक कमजोर राज्य से युद्ध करना हमारे महाराज को पसंद नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा है क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए एक मौका दिया जाए। कैसा मौका? दरअसल हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि क्या आपके मंत्रिमंडल वाकई में होशियार है या फिर बस ये किस्से कहानियां हैं। इसीलिए मैंने हमारे राज्य के एक उम्दा कलाकार कला सिंह के हाथों 3 मूर्तियां बनाई हैं। उसमें से आपको सबसे अद्भुत और सही मूर्ति चुन के बतानी है, और वो मूर्ति अद्भुत क्यों है और कैसे हुई इसकी व्याख्या भी आपको देनी है। सही जवाब मिलने पे ही हम ये युद्ध डाल देंगे, वरना हमारे हाथों आपके राज्य का अंत पक्का है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपके दरबार में से कोई 3 मंत्री ही इस शोध का हिस्सा बन सकते हैं। उस पर शातिर मंत्री क्रोधित हो बोला, अरे वाह, तुमने क्या हमें इतना कमजोर समझा है? हमारा राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य है। हम तुमसे नहीं डरते। जाओ अपने महाराज से कह दो कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। हम तुम्हें रणभूमि में मिलेंगे। ये सुन बाकी मंत्री भी उत्तेजित हो गए और बादशाह से ये बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहने लगे। पर बादशाह की नजर शांत खड़े बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से उनके विचार पूछ लिए, जिस पर बीरबल बोले, महाराज, इस वक्त हमारा राज्य पिछले युद्ध की मार झेल रहा है, तो अक्लमंदी इसी में होगी कि हम अपने अहंकार को बाजू में रख शांति का ये प्रस्ताव स्वीकार ले। क्या? ऐसी बुज़दिलों वाली बातें तो केवल बीरबल ही कर सकता है। महाराज, आप हमें इजाजत दे, हम युद्ध भी जीत कर आएंगे। बादशाह ने इस पर सोच विचार किया और कड़क सिंह से बोले, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मूर्तियाँ पेश की जाए। ये सुन दरबार के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक तनाव भरा माहौल बन गया। इस पर अकबर ने समय बिना बर्बाद किए 3 मंत्री चुने, जिसमें से एक बीरबल भी थे। लीजिए कड़क सिंह जी, हमारे तरफ से 3 मंत्री आपके सामने हाजिर है। कहाँ है आपकी 3 मूर्तियाँ? फिर क्या था, ये सुनते ही कड़क सिंह ने अपना झोला खोला और उसमें से 3 एक समान दिखने वाली मूर्तियों को बाहर निकालकर सामने रख दिया और कहा, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री ने उन मूर्तियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे से टटोला और बोले, मुझे लगता है इन मूर्तियों की जो बनावट है वो क्या? ओ रहने दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं। उपमंत्री, आप आइए। शातिर मंत्री ने भी अपनी पूरी अकल लगा दी और बोले, एक मूर्ति दिखती है दूसरी मूर्ति के जैसी, दूसरी मूर्ति दिखती है तीसरी मूर्ति के जैसी, तीसरी मूर्ति दिखती है पहली मूर्ति की जैसी, मूर्ति दिखती है मूर्ति की जैसी, एक मूर्ति जैसे। ये सुन अकबर ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सभी मूर्ति एक जैसी ही दिखती है, इसमें कोई खास बात नहीं है।
गलत जवाब। ये बहुत ही खास मूर्तियाँ हैं। अब आपके पास आखिरी मौका है। सही जवाब ना मिला तो कल सवेरे हम आप पर हमला कर देंगे। आपके राज्य का भविष्य अब राजा बीरबल के हाथों है। फिर क्या, बीरबल ने उनके कदम आगे बढ़ाए और उन मूर्तियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगे। फिर उन्होंने अपनी कमीज से निकला हुआ एक धागा तोड़ के निकाला और उसे पहली मूर्ति के कानों में डाला, तो वो धागा दूसरे कान के तरफ से बाहर निकल आया। फिर वो धागा उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तब वो धागा मुंह के रास्ते से बाहर आया और आखिर में जब उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो सीधे पेट में जाके बैठ गया। उसी क्षण बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लो, मिल गई सबसे अद्भुत मूर्ति, यही है वो। इस पर पूरा दरबार तो अचंभित हुआ ही, पर कड़क सिंह ने भी बीरबल की चतुराई देख उनसे पूछा, तुमने ढूंढ तो लिया, पर इसकी व्याख्या क्या दोगे? अगर वो सही नहीं निकला तो जंग की तैयारी के लिए बचा के रखना अपनी चतुराई। तो फिर सुनिए, समझ लो ये धागा एक मंत्री है और मूर्ति बादशाह। पहले मूर्ति का अर्थ ये है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तब वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे मूर्ति का अर्थ ये है कि मंत्री जब बादशाह को कोई बात बताता है तब वो बात सबको बता देते हैं। और तीसरी मूर्ति का ये अर्थ है कि मंत्री जब कोई बात अपने बादशाह को बताता है तो वो बात उनके पेट में ही रह जाती है और वो उन दोनों के अलावा किसी को कभी भी पता नहीं चलती। तीसरी मूर्ति एक अच्छे राजा का प्रतीक है, बिल्कुल हमारे महाराज जैसे। क्यों, सही कहा ना कड़क सिंह जी? बिल्कुल सही कहा राजा बीरबल, हम आपकी चतुराई से प्रसन्न हुए। मैं अभी ये बात जाके अपने महाराज को बताता हूँ। ये सुन बीरबल तुरंत मजाक में बोले, हाँ, पर उनके पेट में ये बात रह तो जाएगी ना। ये सुन पूरा दरबार हंस पड़ा और एक भीषण युद्ध बीरबल की चतुराई से टल गया। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? यही कि हमें राज को राज ही रखना चाहिए, वरना युद्ध तक की नौबत आ सकती है। एक अंधी सूची। एक ठंड भरी सुस्त सुबह में दरबार रोज की तरह खुला था, परंतु उस दिन कोई भी अपनी समस्या लिए अभी तक नहीं आया था। इस बात से सारे मंत्रिमंडल और बादशाह अकबर ऊब रहे थे और नींद से जूझ रहे थे। तभी उस वक्त शातिर मंत्री की नजर बीरबल पर पड़ी, जो बैठे बैठे सो गए थे। मौका देख उन्होंने बादशाह से कहा, वो देखिए महाराज, हम सब यहाँ जाग रहे हैं और बीरबल मजे में सो रहे हैं। ये तो आपका और सभा का अपमान है। ये देख बादशाह अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल को जोर से आवाज लगाई। बीरबल! बीरबल चौंक के उठे और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, जी 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 महाराज, कहिए, किसकी समस्या सुलझानी है? तुम्हारी? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। कुछ समझने के लिए तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, बिल्कुल हम सब की तरह, जो भरी सुबह यहाँ राज्य की भलाई के लिए जाग रहे हैं और तुम वहाँ बैठे बैठे खराटे ले रहे हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर समझदारी का बंद आँखों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम खराटे लेते रहोगे? इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें हम सजा देते हैं। जाओ, सूरज ढलने से पहले पता लगाओ अपने राज्य में कितने अंधे लोग हैं, वरना 2 महीने के लिए हमें अपना सुस्त चेहरा मत दिखाना, तब जाकर तुम्हारी आंखें खुलेगी। ये सजा सुन शातिर मंत्री के मन में तो मानो जैसे लड्डू फूटने लगे और उसने मन ही मन कहा, लो आ गया मसा। अभी कैसे ढूंढेगा बीरबल अंधे लोगों को इतने कम समय में? इतना बड़ा राज्य, इतने सारे लोग। इस बार तो बीरबल का दरबार से बर्खास्त होना पक्का ही समझो। जाओ, सौंपा गया कार्य किए बिना मत लौटना। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। ये कहकर बीरबल वहाँ से चुपचाप निकल पड़े। परंतु इस बार बीरबल भी परेशान थे कि सूरज ढलने से पहले बादशाह से अपनी बात कैसे मनवाएं। समस्या बहुत बड़ी थी और वक्त बहुत कम। और तब अचानक सोच में डूबे बीरबल एक अंधी बुजुर्ग महिला से टकरा गए। हाय हाय, देख के चल नहीं सकते या मेरी तरह अंधे हो? ये सुन बीरबल के दिमाग की बत्ती जल पड़ी
उन्होंने बुजुर्ग महिला से क्षमा मांगी और तुरंत वहाँ से चल पड़े। कुछ क्षण बाद वो कागज और कलम लिए बाजार में बैठे एक मोची के पास पहुँचे और कहा, सुनो, तुम थोड़ी देर अपना कारोबार मुझे संभालने दे सकते हो? मोची ये सुन आश्चर्यचकित हो गया और बोला, राजा बीरबल, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी तो दरबार में अच्छी खासी नौकरी है, फिर आप एक मोची का काम क्यों करना चाहते हो? ये सुन बीरबल हंस पड़े और उन्होंने मोची को पूरी बात समझाई, जिसे सुन मोची अपना कारोबार बीरबल को देने के लिए मान गया। ठीक है राजा बीरबल, आप सबकी इतनी मदद करते हो, तो आपकी मदद के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद तुम्हारा, और चिंता मत करो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे देंगे। इस बात से सहमत हो मोची बीरबल को नमन कर वहाँ से चला गया और अगले ही क्षण बीरबल अपना कागज और कलम लिए मोची के जगह बैठ गए। फिर क्या था, भरे बाजार में बादशाह अकबर के प्रेम मंत्री को यूं एक मोची का धंधा खोल बैठे देख सारे लोग दंग रह गए। और इसी जिज्ञासा के कारण एक व्यक्ति वहाँ आया और बीरबल से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल? ये सवाल सुनते ही बीरबल ने अपना कागज खोला और उस पर शीर्षक लिखा, अंधे लोगों की सूची, और उस पर पहला नाम इस सवाल करने वाले व्यक्ति का लिखा और कहा, क्या कर रहा हूँ मतलब? दिख नहीं रहा? मोची हूँ, जूते सिलवाने हैं तो बताओ। ये सुन तो वो आदमी भी चौंक गया और वहाँ से बीरबल को देख अपना सिर झुकाते हुए निकल गया। फिर कुछ क्षण बाद और दो लोगों ने आके बीरबल से वही सवाल किया। अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने फिर अपनी सूची में सवाल करने वालों का नाम लिख दिया। बीरबल के साथ ये सवालों का किस्सा बहुत देर तक चला और शाम होते होते उसकी सूची काफी लंबी बनती गई। तभी एक महिला आई और उसने बीरबल से कहा, सुनो, ये मोजरी निचले भाग से टूट गई है, कृपया इसकी मरम्मत कर दो ना। ये सुन बीरबल खुश हुए और इस बार बिना महिला का नाम लिखे उनकी मोजड़ी सिल के दे दी। जब वे महिला वहाँ से चली गई, तभी अगले ही क्षण अकबर और कुछ मंत्री वहाँ आ गए और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मंत्रियों की तो जैसे हंसी रुक ही नहीं रही थी। बीरबल, क्या हुआ? सजा सुन के डर गए? ये पता चल गया कि तुमसे कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए नया धंधा ढूंढ लिया क्या? आखिर क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ नहीं तो, ये कैसा वक्त आन पड़ा तुम पर बीरबल? आखिर कर क्या रहे हो तुम? ये सब देख बादशाह भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने तुम्हें सूरज ढलने से पहले अंधों की सूची बनाने को कहा था। सूरज ढलने ही वाला है और तुम न जाने यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन बीरबल ने सर पे हाथ मारा और मंत्रियों के साथ बादशाह का नाम भी उस सूची में लिख दिया। और फिर सूरज ढलने के ठीक कुछ समय पहले बीरबल वहाँ खड़े हुए और हाथ जोड़ बादशाह से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा था। ये रही हमारे राज्य में रह रहे अंधों की सूची। ये कहकर उन्होंने वो सूची बादशाह को सौंपी और जब बादशाह ने सूची जांची तो उसमें अपना और मंत्रियों का नाम देख चौंक गए। ये क्या? इसमें हम सबका नाम क्यों लिखा है और हमारे राज्य में इतने अंधे कैसे? तभी बीरबल विनम्रता से बोले, क्षमा कीजिए महाराज, पर जैसे मैंने सवेरे कहा था कि आंखें बंद होके भी लोग समझदार हो सकते हैं, उसी प्रकार आंखें खुली होने पर भी लोग अंधे हो सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब आप ही देखिए महाराज, साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर मोची का काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद लोग आकर मुझे पूछ रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब चीजें स्पष्ट होकर भी अगर लोग उसे देख ना पाए तो वे अकल के अंधे ही हुए ना। बस फिर ये वही अकल के अंधों की सूची है महाराज। और अफसोस, इसमें हमारे दो प्यारे मंत्री जी और आपका भी नाम है। ये सुन बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीरबल से कहा, हम तुम्हारी बातों से सहमत है बीरबल, पर इस सूची में एक और नाम डाल दो। किसका? उपमंत्री की बीवी का। भला ये क्यों महाराज? वो तो यहाँ आई ही नहीं। दरअसल हम ये सोचते हैं कि क्या देखकर उन्होंने तुमसे शादी की। ये सुन सारे लोग हंस पड़े
और बीरबल ने फिर अपनी अकल लगाकर सबकी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, हमने इससे क्या सीखा? यही कि सिर्फ आंखें नहीं, हमें अपना दिमाग भी खुला रखना चाहिए ताकि चीजें साफ साफ दिखें। ईमानदार व्यापारी। एक सुबह बादशाह रोज की ही तरह प्रजा की उलझन सुलझाने सभा में अपनी गद्दी पर विराजमान हुए, परंतु आज माहौल काफी शांति भरा और खुशनुमा था। वाह, आज इतनी शांति! लगता है राज्य में किसी को कोई समस्या बची नहीं। मेरी समस्या का समाधान कीजिए महाराज। लो, आ गई समस्या। लोगों ने पलट के देखा तो दो व्यक्ति एक दूसरे से बहस करते हुए आए और बादशाह के सामने आकर खड़े हो गए। इतना शोर क्यों मचाया है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? भूत प्रेत से भी भयानक कुछ देख लिया। एक दोस्त की दुश्मनी देख ली। मुद्दे पर आओ। पहले मत बुझाओ, वो काम बीरबल का है। तभी भोरा पोपटी ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं हूँ भोरा पोपटी, इस राज्य का एक व्यापारी, और ये है दोस्त के खाल में एक दुश्मन, छोरा सिंह। अपनी जुबान पर लगाम दो पोपटी, वरना दूंगा एक जोर की चापटी। खामोश, मुद्दे पे आओ, वरना दोनों को डाल दूंगा काल कपटी। मेरा मतलब है काल कोठरी में। महाराज, भोरा पोपटी ने सभा को बताया कि कुछ दिन पहले चोरा सिंह उसके दुकान पर आया और कहा, नील मेरे भाई, दरअसल मैं घी का व्यापार डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मकान खरीदना है। अगर तुमसे सोने की 100 अशर्फिया उधार में मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं तुम्हें सूद समेत 2 हफ्तों में अशर्फिया लौटा दूंगा, और तो और थोड़ा घी भी मुफ्त दूंगा। मुफ्त के घी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे भाई से भी बढ़ के हो दोस्त, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है। ये लो 100 अशर्फिया और मन लगा के घी बनाना। परंतु महाराज, घी के जगह ये मुझे चूना लगा गया। जब मैं आज सुबह इसके पास अपने पैसे मांगने गया तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, कैसे पैसे? मैंने तो कोई अशर्फिया नहीं ली। ये सुन बादशाह आराम से अंगूर चबाते हुए बोले, पैसे लेने के बाद लोग ऐसे ही पलट जाते हैं, तो हम अचंभित नहीं है, परंतु हम छोरा सिंह की बाजू भी सुनना चाहेंगे। कहो, तुम्हारी क्या कहानी है? महाराज, कहानी तो ये सुना रहा है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच ये है कि दरअसल ये पोपटी मुझ पर जलता है। मेरी तरक्की इसे सह नहीं पाती। फिर भी बचपन का दोस्त होने के कारण जब ये मेरे पास पैसे लेने आया तो मैंने बेझिझक इसे दे डाले। अब जब मैं आज सुबह पैसे लौटाने को कह रहा हूँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे हो चुका है महाराज। ये सुन नील पोपटी भड़का और दोनों में दोबारा तू मैं शुरू हो गई। लेकिन इस बार बीरबल उठ के बोले, अरे अरे, शांत हो जाओ तुम लोग। दोनों में से ईमानदार दोस्त कौन और बेईमान दुश्मन कौन, इसका फैसला कल तक हो जाएगा। ये कहकर बीरबल ने अगले ही क्षण दोनों को घर जाने को कहा। परंतु बीरबल का इतना आत्मविश्वास देख शातिर मंत्री जलन के कारण बोला, वाह वाह बीरबल, बादशाह जिल्ले इलाही की आज्ञा के बिना तुम इस समस्या को सुलझाने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या ये इसलिए तो नहीं कि कुछ ही दिन में तनख्वाह बढ़ने का समय आ रहा है और तुम बादशाह के सामने अपने आप को चमकाना चाहते हो? जितना हम बीरबल को जानते हैं, वो कभी कोई काम किसी लालच में नहीं करता। परंतु अगर आप सबको उसकी काबिलियत पर शक है तो हम ये ऐलान करते हैं कि अगर बीरबल ये गुत्थी कल तक नहीं सुलझा पाया तो हम उसकी तनख्वाह अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ाएंगे। ये सुन शातिर मंत्री तो जैसे खुशी से फूला नहीं समा पाया और बीरबल के तो पसीने छूट गए। अब तो किसी भी हाल में उन्हें ये गुत्थी सुलझानी ही थी, वरना उनका बहुत आर्थिक नुकसान तो होता ही, साथ ही में समाज में किरकिरी भी हो जाती। अगले ही पल बीरबल अपने एक वफादार नौकर के साथ बाजार में घी खरीदने गए और फिर उन्होंने घी को 2 मखमली थैलियों में डाला और अपने दास से कहा, दास दादा, अब मेरी बात गौर से सुनिए। ये नीली वाली पोटली तुम भोरा पोपटी को और पीली वाली छोरा सिंह को दे देना। उनसे कहना
ईमानदारी से व्यापार करने की वजह से बादशाह ने आप लोगों को उपहार में ये गांव का शुद्ध घी भेजा है। घी अपने पास रखकर उनसे ये मखमली थैलियां याद से लौटाने कह देना। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। पर आप इन थैलियों का क्या करेंगे राजा बिरबल? आगे आगे देखो होता है क्या। जो हुक्म आपका, हम आपका तोहफा और संदेशा जरूर पहुंचा देंगे। फिर क्या, बीरबल के कहने के अनुसार दास दादा ने घी दोनों व्यापारियों को दिया और उनसे थैली लौटाने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद वो खाली थैलियों के साथ लौटे और बीरबल के हाथों में पोटली थमा कर निकल गए। बीरबल ने दोनों पोटलियों को खोल के देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लो पता चल गया दोस्त कौन है और कौन दुश्मन। अगले दिन दरबार की शुरुआत इसी मसले से हुई और बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछते हुए कहा, कहो बीरबल, कौन है वो लालची व्यापारी? महाराज, वो लालची व्यापारी है छोरा सिंह। ये सुन चोरा सिंह गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या बकवास है? तुम मेरी ईमानदारी पर कैसे शक कर सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरअसल बीरबल ने दरबार को बताया, कल उन्होंने जब दोनों व्यापारियों को उपहार में शुद्ध घी की पोटलियां भेजी थी तो उस पे उसने निशान किए हुए एक एक सोने के सिक्के डाल दिए थे। योजना के अनुसार जब दास दादा खाली पोटलियां बीरबल के पास लेकर आए तब उन्होंने देखा कि भोरा पोपटी की पोटली का सिक्का वही था, जबकि चोरा सिंह के पोटली से वो सिक्का गायब था। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरा सिंह की नीयत में खोट है, क्योंकि उसने वो सिक्का लौटाने का नहीं सोचा। नहीं, मुझे कोई सिक्का मिला ही नहीं, ये झूठ है। और उसी वक्त कुछ सिपाही वहाँ आए और एक सिपाही ने कहा, राजा बिरबल, आपके कहने के अनुसार हमने चोरा सिंह के घर जाके तलाशी ली और हमें आपने निशान किया हुआ सिक्का मिल गया और साथ में कुछ और सोने के सिक्के भी मिल गए। ये सुन तो चोरा सिंह समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है और वो घुटने के बल गिर दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। जिसे सुन बादशाह बोले, माफी तो हम तुम्हें दे देते, पर हमें यकीन है कि तुम उसे ईमानदारी से लौटाओगे नहीं। ये सुन सारा दरबार हंस पड़ा और चोरा सिंह को धोखाधड़ी के जुल्म में काल कोठरी में भेज दिया गया। और बीरबल ने आज हमें ये सिखा दिया कि सच्चाई विश्वास की नींव है। जादुई गधा। एक सुबह दरबार में बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे महारानी साहिबा का इंतजार कर रहे थे। बेगम साहिबा, आपका सजना संवरना पूरा हुआ या नहीं? हमें पहले ही शादी में जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, कहीं खाना खत्म न हो जाए। और तभी अचानक महारानी की भयानक चीख सुनाई पड़ी, जिसे सुन बादशाह चौंक गए और तुरंत सिपाहियों के साथ भीतर दौड़ पड़े। भीतर पहुंचते ही उन्होंने महारानी को पसीने से लथपथ देखा और चिंतित आवाज में पूछा, क्या हुआ महारानी साहिबा, सब खैरियत तो है? तभी महारानी तिजोरी की ओर हाथ कर बोली, महाराज वो देखिए, तिजोरी से हमारा हीरो का हार गायब है। बादशाह ने नजर उठा के देखा तो तिजोरी में रखा हार अपनी जगह पर नहीं था। इसे देख बादशाह बोले, बस इतनी सी बात, हम अभी आपके लिए नया हार बनवा देते हैं। अब चलो, हमारे मित्र शादी में हमारा इंतजार कर रहे होंगे और कहीं खाना खत्म न हो जाए। तभी महारानी चिढ़ते हुए बोली, महाराज ये कोई साधारण हार नहीं था, मेरी माँ का पुश्तैनी हार था जो उनकी आखिरी निशानी है। वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम महल से बाहर एक कदम तक नहीं रखेंगे। ये सुन बादशाह अकबर बेहद चिंतित हो गए। उन्हें किसी भी हाल में पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे के विवाह में पहुंचना ही था, वरना दोनों राज्य के रिश्ते बिगड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने हताश होकर कहा, बिरबल को तुरंत पेश किया जाए। राजा बिरबल, बादशाह ने तुरंत आपको हाजिर होने का हुक्म दिया है। महल पहुंचते ही बीरबल तिजोरी को अच्छे से जांच परखने के बाद पूछते हैं, इसे देखकर लगता है ये काम किसी पेशेवर चोर का नहीं, बल्कि महल में से ही किसी व्यक्ति का है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बिरबल? बादशाह,
आप तो ये जानते ही है, महल के किसी भी तिजोरी को इतने आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए चोर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर इस तिजोरी पर ऐसा कोई निशान नहीं है। तो किसी ने मौका देख चाबी उठाई और पुश्तैनी हार चुरा लिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब उस चोर को शादी का खाना खत्म होने से पहले कैसे ढूंढा जाए? हमारा मतलब है वो हार हमारी सासू माँ की आखिरी निशानी है, तो किसी भी हाल में उसे ढूंढो ताकि हम हमारी महारानी को लेकर दोस्त के बेटे की शादी में जा सके, वरना दोनों राज्यों में युद्ध हो जाएगा। तभी बीरबल बोले, जी महाराज। महारानी साहिबा, बस आप इतना बता दीजिए, यहाँ कौन कौन सिपाही पहरा देते हैं और कितने दासियों को यहाँ आने की इजाजत है। बस उन सबको बाहर भेज दीजिए। सही चोर मेरा मित्र तुरंत पकड़ लेगा। तुम्हारा ये कौन सा मित्र है? आप बस आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले गए और जब वे लौटे तो सभा में सब लोग ये देख के दंग रह गए कि उनके हाथ में एक गधा था। ये क्या बेतुका मजाक है बीरबल? ये गधा तुम्हारा दोस्त है? महाराज, आप मुझ पे भरोसा रखिए, ये गधा चोर पकड़ लेगा। कैसे? महाराज, ये कोई मामूली गधा नहीं, बल्कि इस गधे की पूंछ में चोर पकड़ने की जादुई शक्ति है। मैं पहले जाके इससे उस पर्दे के पीछे वाले कमरे में बांध देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये कहकर बीरबल तुरंत उस गधे को अंदर ले गए और वहाँ एक खम्भे से बांधकर फिर सभा लौट आए। ये तमाशा बंद करो और जल्दी चोर को पकड़ो, खाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। हमारा मतलब शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी हुजूर। बस अब एक एक कर सारे आरोपी उस कमरे में जाए और उस गधे की जादुई पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अगर आप सच कह रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पर अगर आप झूठ बोलोगे तो गधा आपको एक जोर की लात मारकर बाहर फेंक देगा। बस फिर क्या था, बीरबल के दिए आदेश अनुसार एक एक कर सारे आरोपी कमरे में गए और मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ चीख कर लौट आए। अब बस एक आखिरी सिपाही बचा था जिस पर बीरबल को सबसे ज्यादा शक था। वो हिचकिचाते हुए अंदर गया और आदेश अनुसार चीख कर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। परंतु वो भी सलामती से बाहर लौट आया, जिसे देख सभी दरबारी अचंभित हो गए और उस सिपाही ने राहत की सांस ली। तभी अकबर का भूखा पेट गुस्से से घुर्राया, जिसे सुन अकबर भी आग बबूला हो गए। मुझे तो लगता है गधा तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम हो बीरबल। चोर तो पकड़ा नहीं गया, खामोखा सबका वक्त जाया कर दिया। तभी बीरबल ने बादशाह से धैर्य रखने को कहा और सभी आरोपियों को एक कतार में खड़ा कर अपने हाथ आगे करने के लिए कहा। फिर एक एक कर बीरबल उनके हाथ सूंघने लगे और एक दासी पर उंगली उठाकर बोले, महाराज, ये है असली चोर। क्या? अब ये कैसे कह सकते हो तुम बीरबल? बादशाह, दरअसल मैंने अपने मित्र गधे की दुम पर इत्र छिड़क दिया था और इन सब के हाथों में से उसी की खुशबू आ रही है, पर इस दासी के हाथों पर उस इत्र की खुशबू का नामो निशान तक नहीं है। जाहिर सी बात है, इसने डर के कारण उस गधे को छुआ तक नहीं होगा, बस चीख लगाकर आ गई। ये सुन वो दासी अपने पाँव पर गिर गई और दया की भीख मांगने लगी, पर बादशाह ने एक ना सुनी और 7 साल की काल कोठरी की कड़ी सजा सुना दी। पुश्तैनी हार मिलते ही महाराज और महारानी पड़ोसी राज्य में खाना खाने, मेरा मतलब शादी में उपस्थित होने चल पड़े। परंतु वहाँ पहुँचते ही खाना खत्म हो चुका था और बादशाह अकबर निराश हो बोले, शादी में खाने की लालच में हमें भूखा नहीं रहना चाहिए था। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? लालच एक अभिशाप है और हमसे हमेशा ऐसे काम करवाएगा जो सही विकल्प नहीं है। महान शिक्षक। राज्य में टकला सेठ नाम का एक बेहद कंजूस व्यापारी था। वो इतना कंजूस था कि पैसे बचाने के लिए वो अपने सिर पर बाल तक उगने नहीं देता, ताकि उस पे तेल लगाने का खर्चा बच जाए। परंतु उसकी एक समस्या थी,
उसका बेटा तोड़ूमल, जो अपनी शरारतों से घर में तोड़फोड़ करता रहता, जिसके कारण टकला सेठ का भारी नुकसान होता। एक दिन टकला सेठ ने क्रोधित तो अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई और कहा, हाँ, देखा तुमने, तुम्हारे लाडले तोड़ूमल ने इतना महंगा घड़ा तोड़ दिया। मैं तंग आ गया हूँ बार बार इसके खर्चों का बोझ उठाते उठाते। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। ये मेरे लाड़ प्यार का नहीं, तुम्हारे कंजूसी का नतीजा है। अगर बढ़ते बच्चों को आधा पेट खाना दोगे तो वो तेल का ही मचाएगा ना। अरे अरे, अभी 6 घंटे पहले इसने आधी रोटी खाई थी। इतने जल्दी भूख कैसे लग गई? इतनी महंगाई में तुम लोगों का खर्चा कैसे उठाओ? क्या तुम जानती हो पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? पर कुछ नहीं, जो मिलता है उसमें खुश रहो और अपने बेटे तोड़ूमल को चीजों का मोल करना सिखाओ। इसका एक उपाय है, क्यों ना तोड़ूमल के लिए एक अच्छा सा गुरु ले आए, जो उसे शांति का ही नहीं बल्कि संतुष्टि का भी ज्ञान सिखाए। क्या एक गुरु? पता है वो कितने पैसे लेंगे? नहीं, मैं इसके पैसे हरगिज नहीं दूंगा। और तभी तोड़ूमल ने गेंद फेंककर मिट्टी के कुछ और बर्तन तोड़ दिए। ये देख टकला सेठ हताश हो बोला, बार बार ये नुकसान के खर्चे उठाने से अच्छा है मैं किसी गुरु को दक्षिणा दे दूं। मैं अभी पड़ोसी बिरबल से जाके पूछता हूँ, वो ही इस समस्या का हल दे सकते हैं। ये कहकर टकला सेठ तुरंत वहाँ से निकलकर बीरबल के घर पहुँच गए, जहाँ बीरबल दरबार जाने के लिए निकल ही रहे थे। अरे टकला सेठ, बताओ आज आपके घर पे क्या कम पड़ गया? चीनी, चावल या फिर चम्मच? ओ, दरअसल मेरा पुत्र तोड़ूमल बहुत शैतान हो गया है। दिन भर कुछ न कुछ तोड़ते रहता है। इसीलिए उसे सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कोई गुरु चाहिए, जो अनुभवी हो, सक्षम हो और कम तनख्वाह लेता हो। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, हाँ, मैं एक ऐसे गुरु को जानता हूँ जिन्होंने बिगड़े से बिगड़े बच्चों को सुधारा है। मेरे बीवी के ताऊ गुरु वेंकट। मैं उनको कल आपके घर भिजवा दूंगा और फिर आप उनसे बात करके आपके बेटे की शिक्षा शुरू कर दीजिए। अगले दिन बीरबल के कहे अनुसार गुरु वेंकट टकला सेठ के घर आ पहुँचे। आइए आइए गुरुजी, ये रहा मेरा शरारती बेटा तोड़ूमल। आप इसे जल्द से जल्द अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। आपकी जो भी दीक्षा होगी वो मैं आपको दे दूंगा। और जैसे कि आप दिन भर हमारे घर रुककर हमारे बेटे को पढ़ाएंगे, इसके कारण हम आपको एक वक्त का खाना भी देंगे, खुशी खुशी। ये सुन कौन संतुष्ट नहीं होता। गुरु वेंकट भी ये सुन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शुक्रिया महोदय, जरूर। तो मैं 3 सोने की अशर्फिया प्रति महीने दक्षिणा के तौर पे लूंगा। और निश्चिंत रहिए, आपको कुछ ही वक्त में आपके पुत्र में बदलाव नजर आने लगेंगे। इस बार व्यापारी ने कोई कंजूसी ना करते हुए तुरंत हाँ कर दी, जिसे देख उसका पुत्र और पत्नी भी चौंक गए। उसकी पत्नी को कुछ दाल में काला तो जरूर लगा, पर फिर उसने सोचा शायद टकला सेठ सचमुच उनके पुत्र का उज्जवल भविष्य चाहते होंगे। फिर क्या था, सौदे के अनुसार गुरु वेंकट रोज सवेरे आ तोड़ूमल का अभ्यास लेते और एक वक्त का खाना खाकर अपने घर निकल जाते। इस तरह 1 महीना यूं ही बीत गया और जब दक्षिणा मांगने गुरु वेंकट टकला सेठ के पास पहुँचे, तब उन्होंने कहा, किस बात की दीक्षा? आप जो एक वक्त का भोजन हमारे घर खाते हो, उसी का खर्च आपकी दीक्षा में से हम उतनी रकम घटा देते हैं। वरना आपको क्या लगता है, ये जो आप थाली भर के खाना खाते हो, इसका दाम कम है? जो भोजन आपको मिल रहा है, आपको उसी में संतुष्टि माननी चाहिए। ये पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा गुरुजी। ये सुन गुरु वेंकट के तो मानो होश ही उड़ गए और वे तुरंत बीरबल के घर पहुँचे और उन्हें विस्तार से सारी घटना बताई, जिसे सुन बीरबल चिंतित हो बोले, हम जानते थे कि टकला सेठ कंजूस है, पर इस बार तो उन्होंने कंजूसी की हद ही पार कर दी। मैं कुछ नहीं जानता बीरबल, मैं तुम्हारे कहने पर वहां गया था। अब तुम ही इस समस्या का हल निकालो, वरना मैं बादशाह अकबर से टकला सेठ और तुम्हारी धोखाधड़ी के जुर्म में शिकायत कर दूंगा।
ये सुन बीरबल तो और चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि टकला सेठ के जेब से पैसे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुरुजी, आप कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी दक्षिणा मिल जाए। मैं तुम्हें आधे घंटे की मोहलत देता हूँ। आधे घंटे में मुझे मेरा हक चाहिए, वरना मैं चला बादशाह अकबर के पास तुम्हारी शिकायत लेकर। ये चेतावनी देकर गुरुजी वहाँ से चले गए और बीरबल वहाँ अपना सिर खुजाते खड़े रहे। इस बार उनकी इज्जत दांव पर जो लगी थी और तभी उन्हें घर के बाहर एक भिक्षु दीक्षा मांगते दिखे, जिन्हें देख बीरबल को एक युक्ति सूझी। कुछ देर बाद बीरबल अपने पड़ोसी टकला सेठ के घर पहुँचे और उससे कहा, देखो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं कि महंगाई का जमाना है और अनाज का भाव आसमान छू रहा है, जिसके कारण गुरु वेंकट का भोजन तुम्हें महंगा पड़ा होगा। तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा गुरुजी ला कर दूं, जिससे ना तो तुम्हें खाना देना पड़ेगा और ना ही खाने का एक भी दाना, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है। ये सुन तो जैसे टकला सेठ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और वो बोला, क्या सचमुच? अगर ये बात है तो मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें पहले गुरु वेंकट की दक्षिणा चुकानी होगी। बस इतनी सी बात? ये लो पूरे 3 सोने के अशर्फिया। अब मुझे उस मुफ्त के गुरु से मिलवा दो। आप यही इंतजार कीजिए, मैं अभी ये अशर्फिया गुरु वेंकट को देकर उन महान गुरु को ले आया, जिन्हें आपको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद हाथ में कपड़े से ढकी कोई चीज ले आए। ये क्या राजा बीरबल, वे मुफ्त के गुरुजी कहाँ हैं? यही तो है आपके नए गुरुजी, न दक्षिणा और न भोजन की मांग करने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गुरु गौतम बुद्ध। ये सुन तो टकला सेठ अपना टकला खुजाने लगा। दुनिया की सारी सीख, सारी समझ और सारी शांति इन्हीं में पाई जाती है, तो इन्हें अपने घर पे स्थापित कर दो, जिससे तुम्हारे घर अपने आप एक शांति छाई रहेगी। ये सुन टकला सेठ का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वे समझ गए कि बीरबल ने गुरु वेंकट की दक्षिणा निकालने के लिए ये सब किया और बुद्ध की मूर्ति से बीरबल उन्हें और हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी हर चीज में संतुलन बनना चाहिए। किसी भी चीज की अति या कमी हानिकारक हो सकती है।